आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैट का जम्मू बेंच आज डीओपीटी की नोटिफिकेशन उसमें आ गई है, लेकिन डीओपीटी की नोटिफिकेशन को और ई गैजेट में जो गैजेट नोटिफिकेशन जो आई है उसको समझना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, जिनसे हमने सबसे पहले बात की थी और आपको ठीक से याद होगा इन्होंने उस समय कहा था कि कैट की जुरिस्डिक्शन को लेकर और बेंच को लेकर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कैट का परमानेंट बेंच हमें जम्मू में चाहिए, हमें श्रीनगर में बेंचेस चाहिए, और इन्होंने दोनों रीजन्स के लिए कहा था कि जब तक कश्मीर जम्मू दोनों जगह बेंचेस नहीं बनेंगे तब तक हम आराम या सुख का सांस नहीं लेंगे। तो इस समय मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, आइए इनसे बात करते हैं। सेठ साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। ऐसा लगता है कि वो जो खामोशी के साथ बहुत सारी मेहनत हुई है वो रंग लाई है। ये ठीक है, ये आप सही कहते हैं। मेहनत तो इसमें हुई और सभी ने की। इसमें किसी एक मखसूस आदमी को ये क्रेडिट देना कि उसने काम किया और दूसरे ने नहीं किया, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात है। ये एक यूनाइटेड एफर्ट थी। इसमें एडवोकेट्स भी थे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी हों, सभी की राय जो है वो एक थी। जो सर्विस क्लास है जम्मू कश्मीर की, जिनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अगर ये कैट चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन में हम जाते हैं तो फिर चंडीगढ़ जाके केसेस करने हैं, या अगर ऑनलाइन भी होगा तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, या बेंचेस पता नहीं जम्मू में आएंगे नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चंडीगढ़ से रहेगा। तो उनकी भी एफर्ट, और अल्टीमेटली जैसा हमने पहले कहा था कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर, अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि हमारे को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में जाना है हाई कोर्ट की जगह, तो ये इंश्योर करना जो है वो हमारा काम रहेगा कि कैट जो है उसके बेंचेस जम्मू कश्मीर में परमानेंट बने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चंडीगढ़ में रहे और बेंचेस जम्मू में काम करें और बाकी जगह काम करें। मुझे लगता नहीं था कि ये कोई जस्टिफिकेशन है। बाकी स्टेट्स में था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हरियाणा में भी, हिमाचल के भी लोग, पंजाब के भी लोग जो है वो चंडीगढ़ बेंच के अंडर थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कंट्रोल, जिसके केसेस जो है वो बड़े कम है, और जम्मू कश्मीर के केसेस जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब केसेस जो है वो कैट में जाना जो है वो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। तो ये वाकई खुशी की बात है कि अल्टीमेटली जो मेहनत हुई इसके ऊपर, और जिसका इशारा जो है वो मिनिस्टर साहब ने भी ये किया था कि बेंचेस जो है जम्मू कश्मीर में होंगे और सुनवाई केसेस की जम्मू कश्मीर में होगी। मुझे लगता है कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ के न सिर्फ सुनवाई जम्मू कश्मीर में हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में ही परमानेंट बेंच जो है वो क्रिएट हो गए हैं बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अब 18वां बेंच जो है वो जम्मू होगा। इट विल बी कॉल्ड जम्मू कैट, जिसकी जुरिस्डिक्शन में जम्मू भी आएगा, कश्मीर भी आएगा और लद्दाख भी आएगा। सेठ साहब, जैसे आपने जम्मू कैट कहा, अब बहुत सारे लोग जो हमारे देखने वाले इस समय हैं वो कंफ्यूज इस मामले में है कि क्या जम्मू बेंच का मतलब ये है कि सिर्फ बेंच जम्मू में ही बैठेगा, या इसका मतलब ये कि जम्मू का एक परमानेंट कैट का बेंच जम्मू में रहेगा और चंडीगढ़ की तरह कश्मीर में भी सुनवाई होगी और लद्दाख में भी सुनवाई होगी। क्या किस तरीके से ये रहेगा, और सर्किट बेंच बनाने का इख्तियार अब क्या जम्मू बेंच को रहेगा, और जो श्रीनगर जाएगा क्या वो सर्किट बेंच होगा या इसी बेंच का एक हिस्सा कश्मीर में भी रहेगा? देखिए, जम्मू बेंच जो है वो 18वां बेंच जो है वो नोटिफाई हुआ है। तो इस जम्मू बेंच के तहत अब डिफरेंट जजेस जो हैं वो अपॉइंट होंगे, एक से ज़ायद ही होंगे। हमको उम्मीद है कि नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए जो है वो बेंचेस भी उसी हिसाब से होंगे। तो वो बेंच जैसे बनते हैं तो उन बेंचेस को जम्मू में भी बैठना है और कश्मीर में भी बैठना है। जो लद्दाख के केसेस है वो जम्मू में भी सुनवाई कर सकते हैं, कश्मीर में भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लद्दाख में जाके भी उनको सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उसी की है। इसकी परमानेंट सिटिंग जम्मू में होगी और परमानेंट सिटिंग ही जो है वो कश्मीर में होगी, ऐसा ही हमारे को लगता है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कुछ जगह भी देखी हैं जिसमें वो काम करना जो है वो चाहेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह को देख के। लेकिन मुझे लगता है कि खासकर जम्मू के बारे में अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट ने शायद उनको अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जो है वो दिखाई है। अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जो है वो तहसील ऑफिस, डीसी ऑफिस साहब के बिल्कुल साथ वाला जो है वो बिल्डिंग है। अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग में अगर हम कैट जम्मू को शुरू करना चाहें या सोचें, जो इस बारे में सोच
लगती है क्योंकि पोजीशन हैंडओवर हुआ है, तो वो ग्रासली इनसफिशिएंट होगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि ऐसी चीज़ मत करिए कि जो आपको करने के कुछ दिन के बाद जो है फिर उससे वापस आना पड़े। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच, जो कैट का बेंच जो है अगर बनाना चाहते हो तो उसकी जगह जो है वो माकूल होनी चाहिए। ये सोच के चलिए कि जम्मू में भी 20,000 से ज़ायद केस जो हैं वो कैट में जाएंगे। 20,000 से ज़्यादा केसेस का मतलब है कि खाली जम्मू में भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 700, 800, 600 केस जो है पर डे के हिसाब से। इतने केसेस जो हैं जिस जगह जाएंगे उस बिल्डिंग को भी बड़ा होना चाहिए, जिसमें रजिस्ट्री इतनी बड़ी हो सके कि इतनी फाइल्स को हैंडल किया जाए। हाई कोर्ट में चले जाइए, इतनी बड़ी रजिस्ट्री होने के बावजूद भी फाइलें जो है वो प्रॉपर रखने की जगह नहीं है। एक छोटी सी बिल्डिंग में 25,000 फाइलें या 30,000 फाइलें आगे केस बढ़ेंगे तो फाइलें रखना जो है पॉसिबिलिटी होगी नहीं, ना स्टाफ के बैठने की जगह होगी। और अकाउंटेबिलिटी कमीशन में एक छोटा सा कमरा है जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन के टाइम के ऊपर जो है वो कोर्ट रूम इस्तेमाल होता था, जिसमें हार्डली 15 या 20 लोग जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो कैट के हिसाब से जो है वो ग्रासली इनसफिशिएंट होगा। उस छोटी सी बिल्डिंग में 200-300 एडवोकेट अगर पर डे वहाँ पे जाते हैं तो उनके खड़े होने की भी जगह नहीं है, बैठने की तो बात ही छोड़िए, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी कि पार्किंग नहीं है वहाँ पे। और तकरीबन 500-600 गाड़ी अगर डेली कैट के पास जानी है तो कहाँ लगेगी? डीसी ऑफिस की गाड़ियां अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो गुजर नगर की साइड जो है और दूसरी साइड से आप सर्कल रोड की लास्ट तक जाके जो है गाड़ियां डीसी ऑफिस की लगी होती हैं। तो वहाँ पे ये सोचना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे लगता है कि जगह जो है वो माकूल होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, वहाँ पे इतने एडवोकेट्स जाते हैं जिनकी पार्किंग, बार एसोसिएशन, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो ये बेहतर होगा कि कैट की बिल्डिंग जो है वो कोर्ट के मलक्का, कोर्ट के साथ लगती हुई कोई बड़ी बिल्डिंग जो है वो ले सकें। जो है अगर सरकारी बिल्डिंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट बिल्डिंग को हायर करें। और वो कन्वीनियंट भी होगा एडवोकेट्स के लिए भी, वो कन्वीनियंट होगा पब्लिक के लिए भी, और कन्वीनियंट होगा कैट के एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच के लिए भी वहाँ पे काम करना। जिससे आपने कहा कि कैट के एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच के लिए काम करना वहाँ पे आसान होगा। अब सेठ साहब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इस बेंच की? चंडीगढ़ बेंच की स्ट्रेंथ 4 है और 4 में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं, 2 जुडिशियल मेंबर हैं, उसमें से भी एक ही मेंबर काम कर रहा है। इस बेंच की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए जिसमें एक बेंच जम्मू में भी काम करे, कश्मीर में भी काम करे, और अगर एक सर्किट बेंच बना के लद्दाख भेजना पड़े उसमें भी कोई दिक्कत ना आए और सुनवाई रोज़ बरोज़ हो? देखिए, मैं तो आपसे लास्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ तो आई स्टैंड बाई दैट, देयर शुड बी मिनिमम 5 कोर्ट्स, 5 कोर्ट्स होनी ज़रूरी है। 3 उसमें जम्मू के लिए होंगी और 2 जम्मू कश्मीर के लिए होंगी, ये हमारे को उम्मीद है। और ऐसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम केसेस को देखते हुए इतना इंश्योर करना चाहिए। अगर 3 कोर्ट्स एट ए टाइम जम्मू में चलती हैं तो वो जो केसेस जो ट्रांसफ़र हुए हैं कैट में उनकी सुनवाई प्रॉपर हो सकेगी। इसी तरह कश्मीर के केसेस जो जम्मू से थोड़े से कम हैं, सर्विस मैटर्स जो हैं, अगर वहाँ पे 2 बेंचेस जाते हैं तो वहाँ पे काम जो है वो एक अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से वहाँ पे हो सकेगा। अगर एक बेंच बनाते हो या एक बेंच जम्मू में और एक श्रीनगर में काम करता है तो वो काफ़ी नहीं होगा, उससे दिक्कतें जो है वो काफ़ी, लगभग 10 के करीब 5 कोर्ट्स जो है वो काम करनी चाहिए एट ए टाइम, तभी ये काम जो है वो बेहतर ढंग से हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में एक पावर, एक इख्तियार है चेयरमैन के पास कि वो अगर चाहें सिंगल मेंबर को भी वो सिंगल मेंबर को भी वो इजाज़त दे सकते हैं कि आप कोर्ट जो है होल्ड कर सकते हैं, आप केसेस की सुनवाई सिंगल ही कर सकते हैं। तो उसमें अगर 5 मेंबर भी हो जाते हैं तो 3 जम्मू में काम करेंगे, 2 कश्मीर में काम करेंगे। आपको लगता है कि ये सफिशिएंट होगा या नंबर आपको लगता है 10 के करीब ही सफिशिएंट होगा? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में कैट में दो मेंबर्स बैठते हैं, एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठते हैं एक कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। उस हिसाब से 5 कोर्ट्स को अगर आपने एट ए टाइम चलाना है तो आपको 10 मेंबर्स जो है वो चाहिए। ये जो ऑथराइजेशन है चेयरमैन कैट जो है वो कर सकते हैं एक मेंबर को कोर्ट होल्ड में, और फॉर द रीजंस कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज है, जैसे आज चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो एक ही मेंबर है 4 की जगह। जब मेंबर ही आपके पास एक है तो 2 मेंबर्स आपके पास है नहीं बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, सो आपने एक बंदे को ही ऑथराइज कर दिया कि वो कोर्ट को होल्ड कर सकें। नॉर्मल हालात में 5 की 5 कोर्ट सिंगल मेंबर्स होल्ड करेंगे तो वो कोई जस्टिफिकेशन दिखती नहीं है। इन हालात को देखते हुए लगता तो ये है कि 10 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए ताकि 5 कोर्ट्स जो हैं वो एट ए टाइम चल सकें। ये हो सकता है कि
बिल्कुल स्टार्ट में ही आप 5 कोर्ट्स नहीं दें, क्योंकि आपको भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हो सकता है कि स्टार्ट में आप 2 ही बेंच दें या 3 ही बेंच दें, 2 जम्मू में 1 कश्मीर में हो जाए, या कोई और सिस्टम हो जाए, और ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब तक आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह को करके जो है वो वैकेंसीज को फिल करोगे। क्योंकि आप अगर याद रखें तो चेयरमैन कैट ने कहा था कि मैं बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो ऑपरेशनलाइज करूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जो कैट के बेंचेस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली जो है इनको बेंचेस स्टार्ट तो करने हैं, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्ट्रेंथ को, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ जो मेरे हिसाब से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज के हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो है उसको बेहतर सोच सकती है कि 5 कोर्ट्स की जगह 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी 5 कोर्ट्स, 5 courts, 3 in Jammu, 2 in Srinagar, to meet the requirement of the long pendency of the cases. जिससे आपने कहा पेंडेंसी को लेकर जो है 32,000 केस हैं, अब जाहिर सी बात है उनका निपटारा थोड़े दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में सेठ साहब एक और भी चीज़ देखने को मिली कि एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर के वकील लगातार डिमांड कर रहे थे, और मेरी जानकारी के मुताबिक एमओएसएन पीएमओ लगे हुए थे, कोशिश वो भी कर रहे थे कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि कैट का एक और बेंच जम्मू में बने। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो कैट के एग्जिस्टिंग बेंचेस हैं उनमें स्ट्रेंथ उनके पास पूरी नहीं है, चंडीगढ़ में 3 लोग कम हैं, यहाँ पे अब 10 लोग नए अपॉइंट करने हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्हें भी मुश्किल लग रहा था कि काम मामला मुश्किल है। लेकिन उसके बीच में बड़े सारे ट्वीट हुए जिनमें ये बताया गया जी कि कैट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस सुनने शुरू कर दिए हैं, कैट में ये मामला चला गया। अब आज के दिन उस मामले का मतलब, मिसाल के तौर पर कश्मीर का कोई मामला अगर कैट चंडीगढ़ सुन रहा था, जुरिस्डिक्शन आज जो है जम्मू आ गई। अब आज के दिन उस केस का स्टेटस क्या रहेगा जो आपने आनंद फानन में चंडीगढ़ पहुंचाया था? क्या अभी भी चंडीगढ़ बेंच उस केस को सुन सकता है या वो ट्रांसफर उसको जम्मू बेंच में करेंगे? देखिए, इस सारे मसले में कुछ चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट हुई। जब ये चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर ने लेटर लिखा मिनिस्टर साहब को, कंसर्न मिनिस्टर साहब को, और उसका रिबट्टल जो है वो चेयरमैन कैट करते हैं, वो हमने ऑलरेडी उसके बारे में बात की है, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन क्रिएट होगी। अब उसके बाद ये एफर्ट शुरू हुई कि कहीं स्कटल किया जाए ये जो रिक्वेस्ट जो है जम्मू से आ रही है या चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर से आ रही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, परमानेंट बेंचेस होने चाहिए। और उस कटलिंग के इशू के ऊपर जो है कुछ केसेस जो है वो ऑनलाइन सुनने शुरू कर दिए गए, फिर उसको मीडिया में डाला गया, फिर उसको ट्वीट्स किया गया, फिर वो जो एक ऐसी शक्ल बनाने की कोशिश की गई कि अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैट चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन के अंडर हम लोग काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो केसेस में आर्गू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो शुरू से ही सीरियस थी इस इशू के ऊपर, और पार्टी के नाते भी और प्रोफेशन में होने के नाते भी हम लोग भी जहाँ पे हो सके वो कोशिश कर रहे थे कि मसले का हल जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स यही है कि लोगों की उम्मीदों के हिसाब से काम होना चाहिए। अगर लोगों की उम्मीद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के तहत है, तो ये एक बीच में जो एफर्ट की गई, चाहे वो मीडिया में फेसबुक के माध्यम से हो, ट्वीट्स के माध्यम से हो, अखबारी खबर देने के माध्यम से हो, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि चंडीगढ़ कैट की जुरिस्डिक्शन से जम्मू कश्मीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंडीगढ़ कैट जो है वो ऑनलाइन भी केसेस सुन सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सुन सकती है और काम चल सकता है। वो एक जो गलत फिजा खड़ी की गई, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। वो उसमें पॉलिटिक्स वगैरह भी हो गई, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, जिसको होना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जो आखिर में जो हुआ वो सबकी बेहतरी के लिए हुआ, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवोकेट्स को भी, सभी एडवोकेट्स को भी, और जो सर्विस क्लास के लोग हैं खासकर उनको भी, कि आपकी डिमांड जेन्युइन थी, और जब डिमांड्स जेन्युइन होती हैं तो गवर्नमेंट जो है उसको सुनती है और सुनना पड़ता है। सर साहब, ऐसे सवाल आपसे करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पूछूंगा। एक लंबे अरसे के बाद मेरी जर्नलिज्म के 14 साल में भी पहली बार कुछ जम्मू स्पेसिफिक सुनने को मिल रहा है। नाम ही सही, लेकिन एक जम्मू बेंच जो है वो पहली बार सुनने को मिला है। नाम ही सही, जम्मू बेंच सुनने को मिला है। नहीं तो उम्मीद और तवक्का ये थी श्रीनगर बेंच नाम होगा बेंच का, और फिर उसकी जुरिस्डिक्शन जो है पूरे जम्मू कश्मीर होगी। तो ये जम्मू बेंच
क्या इंडिकेट करता है? इज इट एन इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ अदर थिंग्स विच आर गोना कम? क्योंकि बहुत लोग मायूस हैं कि जी जम्मू की एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, ये होगा वो होगा, और पहली बार आज कहीं जम्मू का नाम, मुझे लगता है आपने भी इतिहास में पहली बार किसी बेंच को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जम्मू नाम आया है, जम्मू बेंच। देखिए, जम्मू बेंच इस हिसाब से कि उसका प्रोबेबली हेडक्वार्टर्ड, इट विल बी हेडक्वार्टर्ड इन जम्मू फॉर ऑब्वियस रीजंस। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कोई सियासत हो सकती है कि जम्मू बेंच क्यों है और श्रीनगर बेंच क्यों नहीं है। आदत श्रीनगर बेंच सुनने की हो चुकी है, हर चीज श्रीनगर सुनने की आदत। जम्मू ने कभी इतराज नहीं किया आज तक। कश्मीर स्पेसिफिक जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनते थे, हमने तो कभी इतराज नहीं किया यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर किसी को इतराज होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आपस में कुछ बटा नहीं है, और अगर कोई चीज़ कश्मीर के नाम पे हो सकती है तो जम्मू के नाम पे भी हो सकती है। इसमें मुझे नहीं लगता, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए कि जम्मू को हिस्टोरिकली जो जगह उसकी मिलनी चाहिए थी वो पिछले 70 साल से नहीं मिली। आज जम्मू की रिकॉग्निशन जो है वो होना, और इस हिसाब से होना कि जम्मू कश्मीर को जम्मू के नाम पे पहचाना चाहे, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत करना चाहिए। और नई सोच है कि जिसमें दोनों खित्ते, जम्मू और कश्मीर, अब लद्दाख तो हमारे साथ नहीं है, जिसमें जम्मू और कश्मीर की इंपॉर्टेंस एटलीस्ट इक्वल है, जिसमें किसी एक रीजन की जो है वो बर्तरी नहीं है दूसरे से, और बराबरी का दोनों खित्तों को हक है। एक के नाम पे के ऊपर अगर स्टेट को जाना चाहता है तो दूसरे के नाम के ऊपर भी स्टेट को जाना चाहेगा। ये अब ठीक कहते हैं, ये इंडिकेशन है फ्यूचर इवेंट्स की भी। एक और जी, डॉक्टर हसीब द्राबू पूर्व वित्त मंत्री हैं, कश्मीर मामलों में अक्सर कश्मीर को लेकर बहुत लिखते भी हैं। उनका एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में उन्होंने बड़े आर्टिकुलेटिव वे में ये बात कही कि जम्मू को जो है परमानेंट कैपिटल जम्मू कश्मीर का बना देना चाहिए। तो सेठ साहब, क्या कोई ऐसा मूव है या ये चलता रहेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर कि विंटर में आपका कैपिटल जो है वो श्रीनगर चला जाएगा, समर में आपका कैपिटल जम्मू आ जाएगा? यानी जब हमें यहाँ ज़रूरत है तब आप श्रीनगर जाते हैं, जब श्रीनगर वालों को ज़रूरत है तो आप इधर आ जाते हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये विंटर समर कैपिटल रहना चाहिए लेकिन इसकी ओरिएंटेशन बदल दी जानी चाहिए, या आपको लगता है कि टाइम हैज़ कम टू हैव अ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट सीट ऑफ पावर इन जम्मू एंड कश्मीर? ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कैपिटल की मूवमेंट जब होती, दरबार मूव होता था या कैपिटल की मूवमेंट होती है जब दो जगह पे, तो उसका मकसद जो है वो अलग अलग मकसद है। उसका पॉलिटिकल रीज़न भी है, उसका इकोनॉमिकल रीज़न भी है, उसका सोशल रीज़न भी है। अगर अदरवाइज आप देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में जो है वो कॉमन चीज़ें बड़ी कम हैं। अब लिंग्विस्टिकली हो गया, कल्चर वाइज हो गया, खाना पीना पहनना इकट्ठा नहीं है। जो इस स्टेट को इकट्ठे रखने के लिए, जब ये स्टेट थी, इस स्टेट को इकट्ठे रखने के लिए ये सोचा गया कि कैपिटल अगर मूव करती है और लोगों का आदान प्रदान होने से आपस में बातचीत होती है, एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर होता है, वो उसके लिए ज़रूरी है। आज के दिन भी अगर जब कैपिटल मूव करती है जम्मू में, तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी हो गया और बाकी चीज़ें, कल्चरली भी काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं आपस में। अगर कैपिटल इसकी एक जगह पे परमानेंटली रखी जाए, वो जम्मू में हो या श्रीनगर में हो या किसी बीच वाली जगह हो, ऐसी भी चर्चा होती है। कुछ लोग ये भी ओपिनियन देते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों को ही रहने दीजिए, बीच में कहीं कैपिटल बना दीजिए। कहीं उधमपुर की बात होती है, बटोत की बात होती है, वगैरह बात होती है। उसका नुकसान भी होगा, एक जगह पे कैपिटल रखने का नुकसान भी होगा। आप दो जगह की जगह एक जगह कैपिटल रखना चाहते हैं, उसमें आपको फाइनेंशियली हो सकता है कि फ़ायदा हो, लेकिन उसका नुकसान होने के चांसेस भी हैं। एक जगह कैपिटल रखने के ऊपर एक ही जगह सेक्रेटरीट को स्टेशन करना जो है वो भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकता है कि एक खित्ते के लोगों को दूसरे जगह पे जाके बैठना पड़ेगा और वापस अपने घर नहीं आ सकते अगर वही काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दोनों जगह कैपिटल रहें, लेकिन सेक्रेटरीट की मूवमेंट जो है वो लिमिटेड और मिनिमम पॉसिबल जो है जितनी हो सकती है वो की जाए, जिसमें कुछ ऑफिसर्स जो है वो सिर्फ मूव करें और बाकी सेक्रेटरीट जो है वो परमानेंट स्टेशन रहे। जम्मू का सेक्रेटरीट जो है वो पूरा साल चले और श्रीनगर में भी सेक्रेटरीट पूरा साल चले। उसी हिसाब से आपको स्टाफ की स्ट्रेंथ जो है वो बफरिंग करनी पड़ेगी। कुछ मखसूस जो है कैटेगरी के ऑफिसर्स वो या मिनिस्टर्स अगर होंगे
तो वो मूव करे, और मूव इस हिसाब से करेंगे वो थ्रू आउट द ईयर जो है उनकी मूवमेंट रहे। कोई 3 हफ्ते एक जगह बैठ रहा है, एक हफ्ता एक दूसरी जगह बैठ रहा है, ताकि वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दोनों खित्तों के लिए चलता जाए। तो ये कहना कि एक जगह पे मखसूस कर दीजिए कैपिटल को, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर प्रॉबेबली यू हैव टू लुक टू द इनपुट्स फ्रॉम द एजेंसीज आल्सो, और बाकी फैक्टर्स भी सोचने पड़ेंगे। इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या हो सकती है, इसकी सोशल रेमिफिकेशन क्या है, और कल्चरल जो इक्विटी जो है वो नहीं होगी। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन इज आल्सो ए मेजर फैक्टर। जम्मू का बिजनेस जो है वो काफ़ी जो है विंटर टाइम में जब दरबार मूव होता है तो काफ़ी ऊपर जाता है, समर्स में ऊपर जाता है, विंटर में थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरह कश्मीर का जो है उसका भी यही इम्पेक्ट होता है। तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें समझने वाली हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में एक ही बार कह देना कि एक जगह कैपिटल होनी चाहिए और दूसरी जगह बिल्कुल छोड़ दीजिए। आखिर में आपसे सिर साहब, हालांकि मैंने ये सवाल आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा, आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं। एक जनरल रूल है और उसके बाद एक स्पेशल प्रोविज़न है। आपका जनरल एक्ट जब हम देखते हैं तो आपका यूनियन टेरिटरीज एक्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल एक्ट है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन कुछ संविधान के जानकार ये कह रहे हैं जी कि एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान जो है वो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि संविधान से कहीं निकल आए, कोई पास्ट प्रोविज़न, कोई पास्ट की कोई प्रैक्टिस निकल आए, या पास्ट में कभी हुआ हो तो उस पर बात की जाए। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट भी बन रही है, मंत्रालय भी बंट रहे हैं, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी तय हो चुके हैं, और जेके अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कुछ लिस्ट भी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सारा कुछ हो चुका है। तो आज समझना चाहूँगा कि ये प्रोविज़न कहाँ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये कौन सी एडवाइजरी काउंसिल है जो बनने जा रही है? ये खबरें हैं, हम भी देख रहे हैं खबरों में, ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया के ऊपर है। देखें, लीगली अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की जिसकी आप बात करते हो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। 1963 का एक्ट का जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है जिसका जिक्र आप कर रहे हो, जो सेक्शन 43 एंड 44 जो है, 45 एंड 46 जो होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को के बारे में जो है वो ले डाउन करते हैं पोजीशन ऑफ लॉ, उसका पैरामेटीरिया प्रोविजन जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। जो जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो अप्लाई करेगा जम्मू कश्मीर में। आपको यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके प्रोविजन, प्रावधान वो रखे गए हैं जो कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरीज एक्ट के तहत है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अगर आप देखेंगे सेक्शन 53, 54 जो डील करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, वो पूरे का पूरा प्रोविजन, प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बननी है तो उसमें प्रोविजंस वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो वैसे ही बनेगी। रिक्वायरमेंट भी वही है। तो इन हालात में देखते हुए ये कहना कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुए बगैर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है बड़ा डिफिकल्ट है, वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एडवाइजर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के 4 एडवाइजर्स हैं और एक सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब ये एडवाइजर्स जो है वो उनको आप प्रोटोकॉल मिनिस्टर्स का देते हो, पावर्स वो मिनिस्टर्स की एक्सरसाइज करते हैं, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। आप 4 या 5 एडवाइजर्स की जगह 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर्स की जगह पॉलिटिकल एडवाइजर्स को ला सकते हैं, वो प्रावधान है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है कि इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बिकमिंग एडवाइजर्स, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की जगह जो है वो पॉलिटिशियंस और ए पब्लिक फिगर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पार्टीज, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी ए या पार्टी बी की तरफ से जो है वो पब्लिक फिगर्स, ऐसे लोग जो कि पब्लिक के साथ कनेक्टेड है और जिनके साथ पब्लिक जो है वो अपने कम्युनिकेशन बेटर कर सकती है, और लगता है कि इन लोगों को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एडवाइज़र बनाया जाए तो वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में मदद करेंगे। तो उन हालात में ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट सेइंग इट, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबिलिटी है
कि आप एडवाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हो बाय न्यू सेट ऑफ एडवाइजर्स, लेकिन ओथ नहीं हो सकती। नहीं, एडवाइजर्स की ओथ नहीं होती। आप किसी एडवाइजर को चीफ एडवाइजर बना दोगे, किसी एडवाइजर को डिप्टी चीफ एडवाइजर बना दोगे, वो पॉसिबिलिटी है, वो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन होंगे एडवाइजर्स ही। दे विल बी गिविंग एडवाइस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनका प्रोटोकॉल जो है वो वही रहेगा। आप उनके प्रोटोकॉल को इक्विवेलेंट, जैसे आज भी प्रोटोकॉल जो है, दे आर एंजॉयिंग द प्रोटोकॉल ऑफ मिनिस्टर्स, पावर्स तो वही है बिजनेस रूल्स के हिसाब से। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी बाई ए पैरेलल सिस्टम। वो उसको आप रेडिकली चेंज, और ये कहना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं आई वाज आल्सो लुकिंग टू द रिपोर्ट व्हिच वाज गिवन बाय ए नेशनल मीडिया चैनल, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि होमवर्क क्या था उसके बीच में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रही है और somebody is becoming chief minister, somebody is becoming deputy chief minister. That's legally and constitutionally it is not possible. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, जिन्होंने सबसे पहले कैट के मामले में स्ट्रेट लाइन से बात की थी। और बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हमारे साथ सबसे पहले बात की थी, मैं ये कह रहा हूँ कैट के मामले में सबसे पहले हमने जब बात की तो इन्हीं से बात की थी। तो उन्होंने उस वक्त साफ तौर पे कहा था कि अगर लड़ाई भी लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, मगर कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू में बनेगा। तो जम्मू बेंच का मतलब यह है कि नाम जम्मू बेंच है, सदियों के बाद किसी एक बेंच के साथ या किसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट किया गया है उस अरेंजमेंट में जम्मू का नाम आया है। अदरवाइज जम्मू का नाम आता ज़रूर था, लेकिन लड़ने भिड़ने के बाद। आपको एम्स याद होगा, आपको आपका जीजीएम साइंस कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस याद होगा, बहुत यादें हैं, बहुत शहीदी स्थल हैं जो सब आपको याद होंगे कि छोटी से छोटी डिमांड मनवाने के लिए कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जब तक जम्मू में आंदोलन नहीं होता था तब तक कोई चीज़ मुमकिन नहीं होती थी। लेकिन बिना आंदोलन किए, बिना सड़कों पर उतरे डोमिसाइल का लॉ अमेंड हो गया, बिना आंदोलन किए, बिना सड़कों पर उतरे कैट का परमानेंट बेंच जम्मू कश्मीर में आया और बेंच का नाम जम्मू बेंच है। जो राजनीति के जानकार हैं उन्हें समझ आ गई होगी कि जम्मू बेंच का मतलब और मानी क्या है। दीजिए इजाजत, आदाब।